जियो न्यूज़ जो है उसने हर मुश्किल दौर में कोशिश की कि आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रखा जाए और जो मीडिया पर पाबंदियां लगाई जाती हैं उन पाबंदियों के दरमियान से कोई रास्ता निकाला जाए। तो जियो न्यूज़ पर बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे। कभी कहा गया ये फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, कभी कहा गया ये फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। लेकिन हमने हर दौर में कोशिश की कि आइन और कानून के अंदर रहकर जमहूरियत के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाते रहें। तो एक कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के सदर थे आरिफ निज़ामी साहब, अब दुनिया में नहीं रहे। एक निगरान दौर में वो वज़ीर इत्तलात भी थे। उनके साथ हमारी क्या गुफ्तगू हुई, ज़रा सुनिए। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसका मैं ख़ुद भी शिकार रहता हूँ, आप भी इसको समझ सकते हैं जी। आप वारिस मीर के बरखुरदार हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है कि मेरे वालिद साहब जो थे, आपको पता है कि आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार थे, अयूब खान के खिलाफ टक्कर लड़ी। और मेरी ज़िंदगी ये गुजरी है कि यार कोई ये ना कहे कि आप अपने वालिदैन के असूलों से रूगरदारी कर रहे हैं। शिबली फराज साहब को लगी रही है कि वो वज़ीर इत्तलात हैं। मैं थोड़ी देर से के लिए रहूँ, लेकिन मेरा बुनियादी ओढ़ना बछोड़ना भी वही है जो मेरे वालिद साहब का था, वो सहाफ़त थी जी। तो कुछ असूल हैं आफाकी जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन उस पर चलना पड़ता है। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर थे और अक्सर हमारे प्रोग्राम में आया करते थे। क्या कहते थे, ज़रा सुनिए। जब माहौल हम ख़राब रखेंगे, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे, चलें आपस में जो आपकी चपकलश के मसाइल हैं वो नहीं हल आप कर सकते, आप आपस में तो मिल बैठ सकते हैं, लहजे तो ठीक कर सकते हैं, गुफ्तगू तो कर सकते हैं, हाथ तो मिला सकते हैं, कानून साजी पे तो बात कर सकते हैं। ये चीज़ें भी बड़ी कम हो गई हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जियो न्यूज़ ने हमेशा एक मौसर आवाज़ उठाई और हमेशा दहशत गर्दों की तरफ से जियो न्यूज़ को धमकियाँ दी गईं। और एक ज़माना था जब पाकिस्तान में हर तरफ बम धमाके हो रहे थे और पाकिस्तान में जलसे जुलूस ख़त्म हो गए थे। तो उस दौर में हम पेशावर गए और हमने पेशावर में एक रोड शो किया और वहाँ पर बशीर बलोर साहब जो हैं वो हमारे साथ उस प्रोग्राम में शरीक हुए और कुछ दिन के बाद उनको शहीद कर दिया गया। बशीर बलोर साहब की कुछ यादें। हमारी पार्टी ने फैसला किया हुआ है कि हम इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक, जब तक एक दहशतगर्द भी रहा, हम उनका मुकाबला करेंगे। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने, एक भतीजे की कुर्बानी दी है कौम के लिए, एक भाई की कुर्बानी दी है। हमने कुछ कमाने के लिए नहीं दी, कुछ बनाने के लिए नहीं दी, ये कौम के लिए दी। बहुत से जो उलमाए कराम हैं उन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ बड़े भरपूर तरीके से, बड़े मौसर तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। उनमें एक तवाना आवाज़ जो है वो मुफ्ती डॉक्टर सरफराज नईमी साहब की थी और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ फतवा भी दिया और फिर वो ख़ुद भी एक खुदकुश हमले का निशाना बन गए। हम आज भी उनकी बहादुरी को और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। मुफ्ती डॉक्टर सरफराज नईमी साहब का एक क्लिप। पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमलों को जो नाजायज़ और हराम करार दिया गया, उसकी असास और बुनियाद इस अमर पर मबनी है कि ममलकत इस्लामिया के अंदर हर एक शहरी का, चाहे वह मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, दूसरे की जान, इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी है। मौलाना मराजुद्दीन साहब जो हैं उनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम से था। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से उनका ताल्लुक था। बड़े बहादुर आदमी थे, हमारे प्रोग्राम में आते थे, खुल के बात करते थे। वो टारगेट किलिंग का निशाना बन गए। उनका भी एक क्लिप सुनिए। हमारे कबाइलों की नज़र में अमेरिका के जो मुस्तकबिल के जो अज़ाइम हैं इस खित्ता में, वो चीन तक अपनी छावनियाँ करीब करना चाहता है। जहाँ तक रूस की रसाई न हो सकी, जहाँ तक बरतानिया की रसाई न हो सकी, अमेरिका वहाँ तक पहुँचना चाहता है। साहबजादा फजले करीम हमेशा मजहबी रवादारी की बात करते थे और उनके साथ अल्लामा साजिद मीर साहब सेनेट के रुकन थे, वो भी हमेशा फ़िरका वाराना हम आहंगी की बात करते थे। इनकी भी कुछ यादें। पाकिस्तान के किसी भी शहरी की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हुकूमत के फ़राइज़ में है और ये आईनी तौर पर यह बात दर्ज है। हाँ, अलबत्ता वो आदमी कि जो हुकूमत की रेट को चैलेंज करते हैं। आइन की आर्टिकल 256 उसके मुतल्लिक़ ये कहती है
कोई निजी तंजीम कायम नहीं की जाएगी जो किसी फौजी तंजीम की हैसियत से काम करने के काबिल हो और ऐसी कोई मज़कूरा तंजीम खिलाफ कानून होगी। मुत्तफ़क़ात यकीनन ज़्यादा हैं मुख्तलिफ़ तबक़ात फ़िक्र के दरमियान, और इख्तिलाफ़ात की कम हैं, यानी इख्तिलाफ़ी निकात जो हैं वो कम हैं। अब मुत्तफ़क़ात में क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत, अज़मत, हुर्मत, इस पे सब मुत्तफ़िक़। ख़त्म नबूवत इस पे, वही मैं आगे कहने जा रहा था, ख़त्म नबूवत इस पे सब मुत्तफ़िक़। इसी तरह मुआशरती बर्ताव, अखलाक, मुसलमान का अखलाक, रख रखाव, बर्ताव किस तरह होना चाहिए घर में, घर से बाहर, मुआशरे में, लेन देन में, दूसरों से मामलात में क्या होना चाहिए, सब उस पर मुत्तफ़िक़ हैं। अच्छे अखलाक का मालिक होना चाहिए, अच्छा उसका साफ़ सुथरा लेन देन होना चाहिए, ये मुत्तफ़क़ात है। और अब मैं कुछ बात करूंगा कश्मीर की सूरत हाल की। आपको याद है कि आज़ाद कश्मीर में एक बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया था 2005 में। तो जब ये ज़लज़ला आया और हम इस ज़लज़ले की कवरेज कर रहे थे तो उस वक्त कश्मीर तबाह हो गया था। मुज़फ़्फ़राबाद में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, पार्लियामेंट है, सब इमारतें तबाह हो गई थी। तो जो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त के सरदार सिकंदर हयात साहब, उन्होंने एक टेंट में उन्होंने एक अपना दफ्तर बनाया हुआ था और वो कहा करते थे मैं कब्रिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, उस टेंट से हुकूमत चलाते थे। उस टेंट में हमने उनसे क्या बात की, ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दुख तकलीफ भी है। रात को इस टेंट में जब सोता हूँ तो मच्छर काटते हैं। अब यहाँ एयर कंडीशन तो है नहीं, नजर आ रहे हैं जी हाँ। तो सरदार साहब उधर देखने की बजाय जी ये हालत देख लें कि जो मच्छरों ने की काटते हैं जी हाँ। तो ये जो आपके फिक्रे को कुछ लोग अपनी मर्जी के मानी दे रहे हैं कि मैं कब्रिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, तो आप इस कब्रिस्तान को दोबारा एक गुलिस्तान बनाएंगे? गुलिस्तान बनाएंगे और पहले से बेहतर बनाएंगे। इस डिज़ास्टर को हम आज़ाद कश्मीर के लिए, मैं समझता हूँ कि इसे हम अपनी बेहतरी के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे खुशहाली में। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर हयात की ये जो गुफ्तगू है, इसको ज़रा सुने। वो कह रहे थे कि हम आज़ाद कश्मीर को एक गुलिस्तान बना देंगे। जो गुलिस्तान बनाया आज़ाद कश्मीर को वो आपने देख लिया। और अब आखिर में मैं जिक्र करूँगा मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो हैं, उनके साथ मेरी बहुत यादुल्ला थी, ज़ाती न्याज़मंदी भी थी। तो आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक इंजीनियर था, उसने एक कार बनाई थी जो पानी से बनाई गई हाइड्रोजन के ज़रिए चलती थी। तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया। हालांकि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसने उस वाटर किट को अप्रूव भी किया था और फिर बाद में कहा गया जनाब कि ये क्या एक गैर साइंसी सी इजाद है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक बात कही थी और उन्होंने जो बात कही थी वो अब दुनिया में सही साबित हो रही है। अब जापान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में पानी से हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है और उस हाइड्रोजन गैस से गाड़ियां चलती हैं। तो डॉक्टर कदीर खान साहब ने हमें क्या कहा था, ज़रा सुनिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन वो मुमकिनात में हो जाती हैं। जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए भी यही कहा गया था कि एक साहब आए बाहर से और वो मक्खा मशीन से, जो मक्खन जिससे आप निकालते हैं ना दूध में से, कि मक्खा मशीन से एनरिचमेंट करेंगे और बम बनाएंगे, ये करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये बात नहीं है। जब एक चीज़ सामने प्रैक्टिकल हो, ये थ्योरेटिकल नहीं है। तो ये तो वो सामने दे रहा है, सब मौजूद है, कोई धोखा नहीं दे रहा कि इसमें पेट्रोल की टंकी नहीं लगी हुई छिपी हुई, वो आप देख सकते हैं। तो ये थी जनाब पिछले 20-25 साल में जो कैपिटल टॉक के मुख्तलिफ शोज़ में जो मुख्तलिफ अहम शख्सियात आईं, और ये तमाम शख्सियात जो हैं वो एक ही बात करती रहीं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन और कानून की बालादस्ती में है और हर इदारा जो है उसको आइन में जो उसकी हदूद मुतय्यन की गई हैं उन हदूद के अंदर रह के काम करना है। अगर कोई इदारा इन हदूद से बाहर निकलेगा तो पाकिस्तान के मसाइल में इजाफ़ा होगा। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमने कुछ जो शख्सियात अब इस दुनिया में नहीं रहीं उनकी यादों में पाकिस्तान की तारीख़, जियो न्यूज़ की तारीख़, कैपिटल टॉक की तारीख़ तलाश करने की कोशिश की है और उन्हीं यादों में हमने अपना मुस्तकबिल भी तलाश करने की कोशिश की है। और हमारा मुस्तकबिल जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन और कानून की बालादस्ती में है। अगर हम आइन की हकीकी मानों में बालादस्ती कायम कर लें
تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔